तो करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहमान हाजिर रहने वाला है। लेक्चर ऑलरेडी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उसका मैंने एक और सॉफ्टवेयर तरीका बता रहा है कि हमारा हर लेक्चर अब यूट्यूब पे भी अटैच होगा, लेकिन वो जाएगा उन्हीं स्टूडेंट्स के पास जो हमारे साथ रजिस्टर है, यानी वो सिर्फ आपके पास है। ये लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बाकी को एक्सेस नहीं। तो इसका फायदा ये है कि तो आपको लिंक की एक्सेस मिल रही है, दूसरा यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, तो आप उसकी प्रोफाइल देख के ऊपर से कि ये लेक्चर कौन सा है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी चीज, सारे लेक्चर्स हैं, ये जो इसको रिवाइज में लेके गए हैं, हर लेक्चर के साथ वर्ड ए लिखा होता है। ये सेक्शन का जो लेक्चर मैंने दोबारा आपको दिया है, दोबारा लेक्चर लिखते हैं, आप उसको देखिए। लेक्चर्स का नंबर तो है, नेक्स्ट नंबर आ रहा है साथ, जैसे सीपीसी ऑर्डर भेजे साथ में ऑर्डर 1C78 एंड ए लिखा हो। ये इस वजह से कि ये इसको दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया। लेक्चर्स की कंटिन्यूएंसी जो है की उसी तरतीब के साथ लेक्चर आ रहे हैं, लेकिन ए से आपको ये रियलाइज होगा कि जहाँ से ए वाले लेक्चर स्टार्ट होते हैं वो है जहाँ से चीजें रिवाइज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सीपीसी हमारा टॉपिक चल रहा है। सीपीसी लॉ गैप के हवाले से आपने इसके सेक्शन करने थे, जो बाय सेक्शन करने थे, और जो हमने इसके ऑर्डर्स करने थे, ऑर्डर्स हमने करने थे 8। 8 बाय सेक्शन हमारे हो गए। वैसे टोटल इसके सेक्शन कितने हैं? 158। इसके टोटल ऑर्डर कितने? 51। ये तो हमने कर लिया, लेकिन इनमें से ये करने थे आप पहले हमने जो ऑर्डर्स किए पहले मैं वो लिख देता हूँ आपको, ताकि हमारी तरतीब बरकरार है। ऑर्डर 1 कर लिया, ऑर्डर 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया। ये ऑर्डर हमने कर लिए हैं। जो ऑर्डर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ऑर्डर है। ऑर्डर 9 अभी हम पढ़ेंगे, ऑर्डर 39 पढ़ेंगे, ऑर्डर 41 पढ़ेंगे एंड ऑर्डर 43 पढ़ेंगे। ये आपका कौन सा है? यदि ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर अभी के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। और देखना ये है कि कोई भी लॉ का सेक्शन टॉपिक पढ़ते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि भाई इसको इस तरह तैयार करना है ताकि हमेशा के लिए हमें याद रहे। अब नॉर्मली होता क्या है, कुत्ते कानों से गुजार देते, ये दिक्कत। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 3 अगस्त को हमारा पेपर है, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 3 अगस्त का काम होगी, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी? अगर आप इसी चीजों को साथ साथ लेके चलते रहे। बात करते हैं जी ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 कहता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। ऑर्डर 9 किसको डील करता है? अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज यानी ऑर्डर 1 ने हमें बताया कि केस की पार्टीज कौन सी, ऑर्डर 6 ने बताया प्लीडिंग क्या है, ऑर्डर 7 ने बताया क्लेम क्या है, ऑर्डर 9 ने 8 ने बताया रिटर्न स्टेटमेंट क्या है। जब इन दोनों चीजों का पता चल गया तो अब बात आती है कि जब केस लगा हुआ है तो दोनों पार्टी पर क्या जिम्मेदारी आए। इन सारी चीजों का ख्याल रखें। अब अकॉर्डिंग टू रूल 1 ऑर्डर 9, parties to suit. Parties appear on day fixed and summon for defendant to appear and answer. According to rule 9, order 1, rule 1. Order 9, 1. 1 day fixed in the summon for the defendant to appear and answer. The party shall in the attendance at the court house in person or by their respective leaders, and the suit shall then be heard
unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the court. अब ऑर्डर 9 का रूल 1 कहता है कि भाई जिस दिन दोनों पार्टियों का केस लगा हुआ है उस दिन आपने इन पर्सन या अपने प्लीडर के जरिए, अब प्लीडर मैंने क्या बताया, प्लीडर कौन है, वकील, या अपने वकील के जरिए उस दिन कोर्ट में पेश हो। आप कौन सा लोग क्या नाम है, अरसलान यूसुफ, आप वो क्या कहते हैं, ठीक बढ़िया से अभी मैडम काम हो गया आपका, ले लो चलो मिल ऑर्डर 9 रूल 1 अपीयरेंस ऑफ पार्टीज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, यानी पार्टियों के अपीयर होने का क्या असर पड़ेगा, पार्टियों के अपीयर ना होने का क्या असर पड़ेगा, ये सारा हमने ऑर्डर है 9 में पढ़ा। और रूल 1 पढ़ते हैं, पार्टी टू अपीयर ऑन डे फिक्स इन समन, यानी जिस दिन केस लगा हुआ है समन के मुताबिक उस दिन दोनों पार्टियों ने इन पर्सन या अपने प्लीडर के जरिए कोर्ट में पेश होना है, और जब तक केस को कॉल नहीं पड़ेगी, आवाज नहीं पड़ेगी, तब तक नई डेट नहीं डले। ठीक है, रूल नंबर 2 कहता है dismissal of suit where someone not served in consequences of plaintiff failure to pay cost, where on the day is so fixed it is on that someone has not been served upon the defendant in consequences of failure of plaintiff to pay the court fees or postal charges. If any chargeable for such service, the court may make an order that the suit be dismissed. अब रूल 2 ये कहता है अगर अदालत ने समन करने के, नोटिस भेजने के कोई चार्जेस रखे हुए हैं, समन करने के या नोटिस भेजने के कोई चार्जेस रखे हुए हैं और मुद्दई की गलती की वजह से वो पे नहीं हुए, जिसकी वजह से डिफेंडेंट को इत्तला नहीं मिल सकी और डिफेंडेंट नहीं आया, तो उस डेट पर आपका केस डिसमिस हो सकता है। अब इसको प्रैक्टिस के हवाले से बताओ, इसको कहते हैं अदम तकवाना फारिग, समझे? पता नहीं कितने केस सीनियर के साथ रह के खारिज करवाए होंगे अदम तलवाना, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि भाई इसको लॉ कौन सा डील करता है। अदम तलवाना क्या है, आप फीस जमा करवाते हैं, तलबी नोटिस होता है जिस पर आप बतौर मुद्दई ये लिखते हैं तलबी मुद्दाल, यानी आप उसको तलब करना चाहेंगे तो कोर्ट उसको बुलाएगी ना, जब आप भी इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे कोर्ट कहेंगे इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, ये नहीं चाहता, वो आपका दावा डिसमिस कर दें। अदम तलवाना केस खारिज होते हैं dismissed due to non submission of court fees। अगर फॉर एग्जाम्पल केस लगा हुआ है जी आपका 10/7/2025, आपने नोटिस वगैरह की जो भी एक्सपेंसेस थे पे नहीं किए, डिफेंडेंट को इत्तला ही नहीं मिली आपकी वजह से, लेकिन इसके बावजूद डिफेंडेंट को कहीं और से इत्तला मिली, वो 10 साल के हाजिर है। सेकंड पैरा पढ़ो इसका, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड, यानी इस तरह का कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? although the summon has not been served, हत्ता के समन सर्व नहीं हुए, upon the defendant if on the day fixed for him to appear and answer he attend in person or by agent when he is allowed to appear by agent। फिर पहली लाइन पर provided that no such order shall be made, यानी डिसमिसल वाला ऑर्डर पास नहीं होगा, चाहे उसको समन नहीं पहुंचे लेकिन उसको किसी और तरह से इत्तला मिल गई, वो उस डेट को केस कोर्ट में पेश हो गया, ऐसा उसका केस खारिज है नहीं, या मुद्दई का केस खारिज नहीं। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 6।
अब रूल नंबर 3 है हमारा, फिर नीदर पार्टी अपीयर सूट टू बी डिस्कस्ड। अब सीपीसी का ऑर्डर 9 है, रूल 3 है कि जब कोई भी पार्टी पेश नहीं होगी तो केस क्या होगा, केस डिसमिस हो जाएगा। अब हम इसको इन सिंपल वर्ड्स में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज करते हैं, डीएनबी, डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, यानी इसको उर्दू में भी कहते हैं अदम पैरवी खारिज, ऐसे ही है इस्लाम। यानी जब दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी अदालत में पेश नहीं होती तो केस अदम पैरवी यानी डीएनपी को खारिज हो जाता है। डीएनपी मतलब है डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। ये डीएनपी हमारी बनाई हुई एक एग्जांपल है और उर्दू में इसको कहते हैं अदम पैरवी खारिज। अब मसला क्या है, हर वकील को पता है कि अदम पैरवी खारिज केस कैसे होता है, लेकिन सीपीसी के हवाले से ये नहीं पता था कि भाई ऑर्डर 9 डील करता है, रूल 3 डील करता हुआ। ओके, plaintiff may bring fresh suit or court may restore suit to file where a suit is dismissed under rule 2 or under rule 3। जहां भी आपका केस रूल 2 और रूल 3 के मुताबिक डिसमिस हो, रूल 2 में क्या है, अदम सलमाना खारिज, रूल 3 में क्या है, अदम पैरवी खारिज। भाई इसके ऊपर लिख लो, रूल्स के ऊपर, या इसका रूल का जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, वन लाइनर बना रहे हैं, उसमें लिख लो कि रूल वाद में सर ने ये बताया, तो ये 3 नहीं है। तो भाई जब तक वन लाइनर नहीं बनाओगे याद नहीं रहेगा। पता नहीं सारा दिन आप कोई बातें, कोई पता नहीं कितनी बातें सुनते हैं, याद हुई रहती है चीजें लिख ली। तो कानून ये कहता है रूल 4, plaintiff may bring fresh suit or court may restore suit to file where a suit is dismissed under rule 2 or rule 3। the plaintiff may subject to limitation law, यानी लिमिटेशन लॉ इस पर एप्लीकेबल होगा, तो लिमिटेशन से बाहर ना जाए तो आप क्या कर सकते हैं, bring a fresh suit, या तो बिल्कुल नया केस ला सकते उसी पॉइंट, और he may apply for an order to set aside dismissal aside, या रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब जो सिविल सूट है, सिविल लॉ के मुताबिक ऑर्डर 9 के रूल 3 के मुताबिक डिसमिस हुआ, अदम तलबाना खारिज, अदम पैरवी खारिज। रूल 4 कहता है ऑर्डर 9 का कि या तो आप फ्रेश सूट ले आए उसके खिलाफ, अगर फ्रेश नहीं लाते या लिमिटेशन का कोई इशू आ गया, लिमिटेशन लॉ का कोई इशू आ गया, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, उसी केस को रिस्टोर की एप्लीकेशन देकर, रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देकर बहाल करवा सकते। इसको दरखास्त उर्दू में हम क्या कहते हैं जी, दरखास्त बराए दावा बहाली। इंग्लिश में उसका टाइटल हमने लिखा होता है, सब्जेक्ट में क्या लिखा होता है, सूट एप्लीकेशन फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ सूट, यानी सूट को रिस्टोर किया जाए उसी नंबर पर, उसी पैरामीटर पर। अब अदालत की मर्जी है, वो आपकी एप्लीकेशन से अगर मुत्तफिक होती है, यानी आप अपने आर्गुमेंट से, अपने दलाइल से कोर्ट को कन्विंस करते हैं, तो अदालत आपका बहाल कर देगी। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते तो अदालत क्या करेगी, आपका सूट इसमें से रहेगा। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि अदालत सूट बहाल कर देती, पहले बाद दफा बिना जुर्माने के कर देती है, बाद दफा विद कॉस्ट कर देती। ये छोटी छोटी चीजें। Dismissal of suit where plaintiff after summons return unserved. Dismissal of suit where plaintiff after summons return unserved fails for 3 months to apply for fresh summons. Where after a summons has been issued, the defendant or to one of several defendants and return unserved. यहाँ पे unserved का और unserved का मतलब ये होता है कि तामील हुई है या नहीं हुई। ओके,
Return unserved, the plaintiff failed for a period of 3 months from the date of the return made to the court by the officer already certifying to court return made by the serving officer to apply for a issue of a fresh summon. कोर्ट ये कहती है कि आपने समन भेजे, समन की तामील नहीं हुई, तो अदालत आपको कहेगी भाई 3 माह के बाद दोबारा समन भेजो। अगर डिफेंडेंट जानबूझ के समन की तामील नहीं होने दे रहा, जानबूझ के समन की तामील नहीं होने दे रहा, तो फिर क्या होगा, अदालत उसके अगेंस्ट केस कर देगी। बोलते हैं ना बात दफा ये डिफेंडेंट वगैरह मुद्दा वगैरह तो कहते हैं कि मैं समन रिसीव नहीं करूंगा तो शायद मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं। वही अगर आप समन रिसीव नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड यूज किए, 2 वर्ड यूज किए, 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है जो सिविल लॉ में यूज होते हैं, इवन के हर लॉ में यूज होते हैं। वर्ड है पहला समन, दूसरा है नोटिस। समन और नोटिस में फर्क क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जो इवन के बहुत सारे हमारे यंग लॉयर्स को नहीं पता होगा कि समन और नोटिस का पर्पस क्या है। समन किस लिए होता है, नोटिस किस लिए होता है? बुलाना और इतला देने में क्या फर्क है? क्या फर्क है? दोनों सेम ही। समन और नोटिस दोनों का पर्पस सेम है। समन और नोटिस का दोनों का पर्पस दोनों इतला देने के लिए है, दोनों बुलाने के लिए। कोई ऑर्डर है, कोई नोटिस है, कोई समन है, या किसी और चीज की तामील करवानी है, या समन से करवाई जाती है या नोटिस से करवाई जाती है। लेकिन इन दोनों के नाम डिफरेंट क्यों रखे गए? यानी डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस क्या पे आता है? जब भी किसी पार्टी को मेन केस में बुलाना है, जब भी किसी पार्टी को मेन केस में बुलाना है तो समन भेजे जाएंगे। उस केस में आगे कोई एप्लीकेशन आ गई है या साथ कोई एप्लीकेशन लगी हुई है, उसमें बुलाने के लिए नोटिस भेजे जाते हैं। मेन केस में तलबी करवाने के लिए क्या भेजे जाते हैं? समन, और साथ एप्लीकेशन में तलबी करवाने के लिए, चाहे दोनों पार्टियों में से हो, किसी की भी तलबी करवानी है उसके लिए नोटिस होती है। छोटी छोटी चीजें जिसको हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? ना तो हम पूछते हैं, ना हमें कुछ बताता है। अच्छा जी, हमारे पास है नेक्स्ट रूल, ऑर्डर 9 का रूल नंबर 6 है, प्रोसीजर व्हेन plaintiff appear, प्रोसीजर व्हेन ओनली plaintiff appear। जब सिर्फ मुद्दई आता है केस में तो क्या प्रोसीजर है? Where the plaintiff appear and defendant does not appear, ऑर्डर 9 का रूल 6 कहता है कि सिर्फ मुद्दई आ रहा है, मुद्दा नहीं आ रहा। लॉ इस पर क्या कहता है? When summon duly served, यानी कि जब समन की तामील भी पूरी हुई है, इसके बावजूद डिफेंडेंट नहीं आ रहा, यानी समन उसने रिसीव कर ली है लेकिन वो नहीं आ रहा, तो कानून ये कहता है ऑर्डर 9 रूल 6 के मुताबिक कि उसके खिलाफ एक तरफा प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, यानी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। इसी का ऑर्डर 9 रूल 10 का सॉरी रूल 6 का सब रूल बी कहता है when summon not duly served, यानी जब समन की प्रॉपर तामील नहीं हुई तो फिर अदालत ऑर्डर करती है भाई दोबारा समन भेजो। क्या करो? दोबारा समन भेजो। इसी का when summon served but not in due time, यानी ऑर्डर 9 रूल 6 का सब रूल सी कहता है समन की तामील तो हो चुकी है लेकिन प्रॉपर टाइम पे तामील नहीं हुई, तो अदालत क्या करेगी? नई डेट डाल देगी, एक तरफा प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करेगी, नई डेट डाल देगी। नई डेट क्यों डालेगी हमला? इस वजह से कि अदालत को ये लगता है कि आज इसको समन रिसीव हुआ है, शायद ये इस डेट पर नहीं पहुंच सका, इसको इत्तला तो मिल ही गई है, अगली डेट पे आ जाएगी। उसके बाद है कि हमारे पास रूल 7 है, प्रोसीजर में डिफेंडेंट अपीयर ऑन डे ऑफ एडजर्नमेंट हियरिंग एंड असाइन फॉर कॉल फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। अब रूल 6 के मुताबिक डिफेंडेंट के खिलाफ क्या होगा? एक तरफा प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। वो क्या करता है? Where the court has adjourned the hearing of the suit ex party, यानी अदालत ने उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दी, डिफेंडेंट क्या करेगा? फुल कॉज शो करेगा।
सारे करवाने के लिए एक तरफा आर्गुमेंट से उसकी बातों से रखा था, मैं बीमार हो गया था या मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया पानी तो पैरेलल केस ला क्या कर देते पैरेलल केस कौन कौन से जिसको आवाज नहीं आ रही अली कैसा आवाज आ सिग्नल प्रॉब्लम है सर। मैसेज करें कि आपको मैसेज आएगी फिर हमारे पास चलिए आवाज आ रही है तो मैसेज कर दें चैट बॉक्स में सही है अब आवाज आ रही है हमारे पास रूल है 7 की समझ आ गई कोई कंफ्यूजन है उनका रूल नंबर 8 है प्रोसीजर में डिपेंडेंट ओनली अपीयर्स procedure where defendant only appears where the defendant appears and the plaintiff does not appear order 9 part where defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing the court shall make an order that the suit be dismissed यानी तो दैनिक केस दायर किया उसके बाद गायब हो अब डिफेंडेंट हार भेजी भी आ तो अदालत कहती है कानून कहता है कि खुदाई केस करके गायब हो गया वही तो केस खारिज करो डिफेंडेंट भी यही चाहता है जब खुदाई नहीं आ रहा होता डिफेंडेंट बार बार आ रहा होता है खुदाई कहता है माय लॉर्ड इसने मेरा वक्त जाया करने के लिए मुझे परेशान करने के लिए झूठा केस दिया आज तक इसका इंटरेस्ट ही नहीं है केस में झूठा केस तो अदालत खुदाई के ना आने की वजह से केस डिसमिस ड्यू टू नॉन क्या करेगी नॉन प्रोसिक्यूशन यानी अदम पैरवी केस को खारिज कर अदम पैरवी खारिज करके एक पॉइंट इसका और unless the defendant admits the claim or part thereof in which case the court shall pass a decree against the defendant on such admission यानी चाहे मुद्दई के ना आने की वजह से उसका केस खारिज हुआ है लेकिन उतनी हद तक जितनी हद तक डिफेंडेंट ने कोई बात केस में एडमिट की है उसकी हद तक केस फिर भी डिफेंडेंट का केस बोलो समझ नहीं आई इस बात की एग्जांपल के साथ समझ ए ने केस किया बी के खिलाफ बी क्या हुआ डिफेंडेंट हुआ ए प्लेटिव अब जब केस हुआ ए ने बी के खिलाफ किया ए कहता है कि मैंने बी से 10 लाख रुपया कितना हो गया 10 लाख ले क्या डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट दी वो कहता है कि ए झूठ बोलता है 10 लाख इसका नहीं है मुझे इसका 2 लाख कितना देना
अब 2 लाख क्या है रफे एडमिशन है, ये 2 लाख की हद तक उसने एडमिट कर लिया, मैंने बतौर डिफेंडेंट उसका 2 लाख देना है। अब अगर मुद्दई आता रहता तो वो अपना केस 8 लाख की हद तक उसने साबित करना था, क्या करना था, तो ऑलरेडी उसका पूरा हो गया, माना गया। अब मुद्दई के ना आने की वजह से केस उसका क्या हो गया, खारिज हो गया। लेकिन इस 2 का एतराफ किया है किसने, मुद्दा है, उसने एडमिट किया है कि भाई मैंने इसका 2 लाख देना है। इस 2 लाख की हद तक फैसला फिर भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट है, यानी 2 लाख मुद्दई के ना आने के बावजूद 2 लाख का फैसला उसके हाथ में है। पॉइंट समझिए। Decree against plaintiff by default past rest. Where a suit is wholly or partly dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit. रूल नंबर 8 कहता है, 9 कहता है, अगर मुद्दई का केस रूल 8 की वजह से चाहे आधा या पूरा केस खारिज हुआ है, उसके अगेंस्ट वो नया केस दायर नहीं कर सकता। बराबर। Where a suit is wholly or partly dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit. यानी नया केस लाने से कानून ने उसको रोक दिया, मना कर दिया कि भाई अगर आपका केस आपकी गलती की वजह से खारिज हुआ है तो आप उसी कॉज ऑफ एक्शन पर नया केस दायर नहीं कर सकते। अगर नया केस दायर नहीं कर सकता फिर क्या कर सकता है, रेस्टोरेशन तो दे सकता है ना। आप रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देंगे, अगर आपका केस बहाल होता है, अदालत आपके एक्सक्यूज से, आपके आर्गुमेंट से मुतमिन होती है, तो अदालत की मर्जी है विद कॉस्ट या विदाउट कॉस्ट आपका केस है बहाल कर लिया जाए। ओके, रूल नंबर 10 पढ़ते हैं, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ। रूल नंबर 10 कहता है एक से ज्यादा अगर मुद्दई है, एक केस में एक से ज्यादा मुद्दई है, आधे आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे, तो केस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि केस की सेम नेचर है, सबका मसला सेम है, कॉमन इंटेंशन है, कॉमन ऑब्जेक्ट है। कानून ये कहता है सिविल लॉ में अगर सबका मुद्दा सेम है, आधे मुद्दई आ रहे हैं आधे नहीं भी आ रहे, तो अदालत यही कंसीडर करेगी जैसे सारे आ रहे हैं। सिविल केसेस एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं, आधे आ रहे आधे नहीं आ रहे, तो अदालत यही कंसीडर करेगी सारे आ रहे हैं, क्योंकि मकसद वही है, चाहे एक के आने से आते हैं चाहे सारे आते हैं। अब इसी तरह रूल नंबर 11 है, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स। एक या एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स है, एक या एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, where there are more defendants than one and one or more of them appear and the other do not appear, the suit shall proceed and the court shall have the time of pronouncing judgment make such order as it thinks fit with respect to defendant to do or do not appear. अब यहाँ पे उम्र क्या हो, क्या अरसान क्या आ रहा है आपके लिए? मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मेरे साथ वजह से आप पढ़ो ना तो पेपर भी पास हो जाएगा, तो हालत भी सीधी हो जाएगी, लेकिन आप आते खाली पेपर पास कर ये भी। तो रूल नंबर 11 के 10 तो कहा कि आधे मुद्दई आए आधे ना आए, तो अदालत फिर भी ये कंसीडर करेगी जैसे सारे आ रहे हैं। लेकिन ऑर्डर 11 कहता है when procedure in case of non-attendance when more or several defendant appear, बाकी अपील नहीं हो रहा क्या होगा, भाई जो तो आ रहे हैं, साथ में 5 लोगों के खिलाफ केस है, जो तो आ रहे हैं वो तो अपना मौक़िफ़ डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे उनका क्या होगा, उनके खिलाफ एक्स पार्टी की कार्रवाई हो रही है। जो केस में आ रहे हैं अगर वो अपना मौक़िफ़ साबित कर जाते हैं, उनका उनकी लायबिलिटी के मुताबिक, उनके रोल के मुताबिक उनके खिलाफ फैसला आएगा, और जो केस में केस को डिफेंड करने ही नहीं आए तो इश्तिहारी नहीं है, सिविल है। इश्तिहारी क्रिमिनल में होते हैं, सिविल क्रिमिनल को मिक्स ना करें।
ठीक है, उनके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर। रूल नंबर 12 पर consequences of non-attendance without sufficient cause shown of party order to appear in person। यानी अदालत ने दोनों पार्टीज को इन पर्सन बुलाया कि भाई आप लोगों ने जाती हैसियत में अदालत में पेश होना है, लेकिन आपने ना कोई गुड कॉज शो की, ना कोई सफिशिएंट रीजन दी नॉन अपीयरेंस की, और आप गैर हाजिर भी रहे, तो फिर आपके खिलाफ अदालत क्या करेगी? जो अदालत को आपके अगेंस्ट मुनासिब ऑर्डर लगेगा वो पास कर दे। क्योंकि अदालत ने दोनों पार्टियों को इन पर्सन बुलाया, इन पर्सन बुलाने के बावजूद आपने बिना किसी वजह के, विदाउट एनी रीजन, आप इन पर्सन पेश ही नहीं हुए। पांच चीजें ऐसी होती है ना जो डायरेक्ट अदालत पार्टियों से पूछना चाह रही है। वकील तो होते ही होते हैं, लेकिन पार्टी अदालत चाहती है इन पार्टियों को तो सुना जाए। 213 पर setting aside decree X party। X party डिग्री क्या है? यक तरफा डिग्री। अब यक तरफा डिग्री केस चलता रहा, मुद्दई आता रहा, मुद्दा नहीं आया, यक तरफा डिग्री पास हो गई। उसको खारिज कैसे करवाना? वो खारिज करवाने के लिए ऑर्डर 9 का रूल 13 क्या है? ऑर्डर 9 रूल 13 कैसे होगा भाई? जब कोई केस प्रॉपर किसी अदालत में लगा हुआ हो और लगने के बाद उसमें यक तरफा को डिग्री पास हो, उसको सेटिस्फाइड करवाने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन दी जाती है। ऑर्डर 9 और रूल 13 की एप्लीकेशन दी जाती है। लेकिन जब आपके खिलाफ कुछ धोखे से डिग्री पास करवा के ले आए, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, उस डिग्री को मंसूख करवाने के लिए आप 12 नंबर की एप्लीकेशन चीजें बगल के साथ साथ समझ आ जाए। अभी कुछ क्लियर होगी, बाकी भी हो जाएगी। Set aside decree X party against defendant in any case in which a decree is passed X party against defendant, he may apply to court by which the decree was passed for an order to set aside, and if he satisfied the court that the summons was not reserved or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing, and the court shall make an order setting aside the decree as against him upon such terms as cost payment is or otherwise as it is fit। अदालत ये कहती है अगर डिफेंडेंट के खिलाफ यक तरफा डिग्री पास हुई है, उसको खारिज करवाने के लिए उसी अदालत में ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत सेट असाइड की एप्लीकेशन देगी। अगर अदालत हुकूमत कर रही है तो अदालत को डिग्री को सेट असाइड कर सकती है, विदाउट कॉस्ट भी कर सकती है, विद कॉस्ट भी कर सकती है, और विदाउट कॉस्ट भी कर सकती है। लेकिन खारिज कैसे हो? रूल नो डिग्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी। कोई भी डिग्री अगर सेट असाइड करनी है तो पहले दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा, दूसरी पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी, उसके दोनों पार्टियों सुनने के बाद अगर अदालत लगेगा डिग्री सेट असाइड खारिज करनी है, यानी एक्स पार्टी खारिज करनी है, ये नहीं करनी, तो कोई एक्स पार्टी डिग्री जो वो खारिज हो ही जाए। ये था हमारा ऑर्डर 9 जिसको कि हमने पढ़ा। के बाद हमारे पास एसीबीसी का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड, यूएसओ कानूनी शहादत ऑर्डर, एससीआर वो मंथली रिसाले, एससीआर, उसके बाद ईसीआरएलजी, सीएलसी, टीएलसी, एमएलडी, टीएलडी, ये रिसाले हैं जिसमें हर मंथली जजमेंट साल अभी मेरी गाड़ी में पड़े होंगे 2-4, तो वो मैं आपको
फ्लैट्स होती है छोटी, हर महीने की जो अदालत से जजेस पास होती है वो कोई पीएलजे में पब्लिश होती है, पीसीआर एलजे में 80 मार्क होती है, पीसीआर एलजे कोई सीएलसी में, तो हर लॉ की अपनी जो क्रिमिनल है वो पीसीआर एलजे में होती है, ठीक है, सिविल की वो सीएलसी होती है। इसी तरह जो मिक्स होती है सारी वो एसके मार्क होती है, क्रिमिनल भी होती है, सिविल भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू। इनका आपके साथ अभी कोई बात नहीं, ऐसे मैं बता रहा हूँ, बात ये भी बता रहा हूँ कि अभी वैसे इस केस के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं, अभी आपका ताल्लुक ये है कि आप लॉ गेट पास ऑर्डर 30 है। ऑर्डर 30 है, इसको कहते हैं टेम्परेरी स्टे भी कहते हैं, एक्शन भी। टेम्परेरी एक्शन आरसी स्टे, ठीक है, और साथ ही वर्ड है इंटरप्रेटेड ऑर्डर। ऑर्डर 7 की कितने रूल है रफी? ऑर्डर 8 के कितने? ऑर्डर 8 के कितने रूल? ऑर्डर 1 के कितने रूल? Ignorance of laws. ऑर्डर 6 के कितने? ऑर्डर 1 के 13 रूल है, ऑर्डर 6 के 18 है, ऑर्डर 7 के 26, ऑर्डर 8 के 30, ऑर्डर 9 के कितने रूल आपने पढ़े? एमसी भी ला सकता है वहां का खोल के ये भी टेस्ट है, लॉयर्स है तो लेकिन वो बात नहीं करता। ये आपका मसला नहीं है, मतलब आप मेरे सामने बैठे हैं या ऑनलाइन बात मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ये ओवरऑल मसला आपकी है। अच्छा मुझे फीस कुछ नहीं है, अच्छा जो 5% लाइक है वो अच्छा कमा रहे हैं गेमिंग का, ये रियलिटी है। जितने अच्छे लॉयर हैं, कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, 5% कहने का, बाकी जो हमारे जैसे जानते हैं वो नलायकी की वजह से कुछ नहीं कर पाते, ना वो इधर जो कह रहे हैं उधर, ना वकालत होगी ना मिसाल बाहर होगा। काले कोट वाले कहते हैं आप हमारे हैं, घर वाले कहते हैं हमारे हैं, कारोबार कहते हैं हमारे हैं, ना कारोबार हो रहा है ना कारोबार से रहना वकालत से, हर तरफ से हल्के हल्के जमीन होती है, ऐसे ही कोई एक पर्सन ऑर्डर 1 पर सर ऑर्डर 39 है, रूल 1 पर cases in which temporary injection may be granted, where in any suit it is provided by, sorry, proved by affidavit or otherwise, यानी जब भी कोई मैटर किसी डॉक्यूमेंट से, बयान एलपी से, किसी प्रॉपर्टी के मुताल्लिक साबित हो रहा हो या उसके साथ आपका लिंक बन रहा हो, उसके मुताल्लिक अदालत आपको स्टे जारी कर देती, क्यों करती है? That any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged, alienated मतलब उसका किसी को ट्रांसफर कर देना, by any party to the suit or wrongfully sold in execution or degree, यानी जब आपको ये खतरा हो कि बंदा आपकी जमीन को गिरा देगा, कब्जा कर लेगा, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर देगा या किसी और को बेच देगा, या किसी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद फर्दर किसी और के साथ डील कर रहा है या एग्रीमेंट कर रहा है, तो आप ऐसे सूटों में क्या कर सकते हैं? आरसी स्टे ले सकते हैं, लेकिन तब ले सकते हैं
जब आपका मैटर किसी एफिडेविट से, किसी बयाने हल्फी से, किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से शो होगा। ये नहीं है कि कोई सोसाइटी प्लॉट बेच रही है किसी और को, आप कहें जी मैंने स्टे ले, तुम मेरा दिल कर रहा मिला बेटा स्टे ले लो, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह है तो फिर आप ताल्लुक बन रहा है प्रॉपर्टी। रूल नंबर 2, injunction to restrain recognition or continuance of breach in any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not. The plaintiff may at any time after the commencement of the suit and either before or after judgment apply to a court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complaint of for any breach of contract. लॉ ये कहता है आपका किसी प्रॉपर्टी के मतलब डिस्प्यूट चल पड़ा, लिटिगेशन चल पड़ी, लिटिगेशन चलने के बावजूद दूसरी पार्टी जो है उसमें बाज नहीं रहा, कोई ना कोई मसला खड़ा की हुए, कोई ना कोई मसला खड़ा की हुए, ठीक है। जब वो बात नहीं आ रही तो आप अदालत को कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर स्टे लगा दीजिए, चाहे पहले आपने स्टे नहीं मांगा, केस चल रहा था लेकिन स्टे नहीं लिया, तो ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ केस, तब चलते हुए केस के दरमियान की आप स्टे, इसके बावजूद अगर वो बात नहीं आता तो फिर क्या है? The court may be ordered to grant such injunction or such terms as the duration of the injunction, keeping an account, giving security or otherwise as the court thinks fit. अदालत ये देखेगी कि कितनी देर तक स्टे देना है, किस तरह से। In case of disobedience or of breach of any such term, the court granting an injunction may order the property of person guilty of such disobedience or breach to be attached and may also order such person to be detained in prison for a term not exceeding 6 months. अदालत ये कहती है स्टे जारी करने के बावजूद वो बंदा प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर रहा है, वो प्रॉपर्टी जब्त कर रहा है, अदालत के तौर पर कब्जे में ले, इसके बावजूद वो बाज नहीं आता इंटरफेयर करने से, तो अदालत कहती है कि उसको 6 माह के लिए कैद कर, तब तक जब तक अदालत उसके रिलीज का ऑर्डर नहीं दे। No attachment under this rule shall remain in force more than 1 year. इनको अंडरलाइन करो, 1 year को, 6 month को, ये एमसीक्यूज है कि कोई भी अटैचमेंट 1 साल से ज्यादा नहीं रहे, प्रॉपर्टी उसकी जब्त होगी, अटैच होगी, इसके बावजूद वो प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर रहा है, कानून ये कहता है कि प्रॉपर्टी को सेल कर दो साल के बाद, दोनों में जो बैलेंस बनता है वो दे दें। नंबर 3, before granting injunction, court will direct notice to opposite party. The court shall, in all cases, before granting an injunction, direct notice of the application for the same to be given to the opposite party. कानून ये कहता है कि जब भी स्टे जारी करना है दूसरी पार्टी को पहले नोटिस भेजना, फिर स्टे जारी करना, ठीक है, पहले स्टे जारी करना फिर, लेकिन further provided that except in cases of sale of goods for default in payment, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी हैं जिनमें बिना नोटिस के भी स्टे जारी कर सकते, यानी आपको पता है प्रॉपर्टी गिरा देगा, कब्जा कर ले, बेच देगा, या कोई डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट की वजह से कोई चीज अड़ी हुई है या कोई बर्तन तो बेच रहा है, ऐसी सूरतों में अदालत बिना नोटिस के स्टे जारी कर सकती है, क्योंकि स्टे का मकसद, अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी आपकी गिरा रहा है, आप स्टे लेने जाते हैं, अदालत कहती है मैंने तो नोटिस कर, तो बताएंगे कि भाई अगर आप नोटिस कर रहे होंगे 3-4 दिन का, तब तक वो गिरा देंगे, फिर स्टे का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से इमरजेंसी सिचुएशन में बिना नोटिस की भी अदालत स्टे जारी कर सकती है, लेकिन वो जो सिचुएशन है वो आपने अपने आर्गुमेंट्स में, अपनी पिटीशन में, अपनी क्लेम में बतानी है। Provided that further that the period of notice under this rule to government or a government servant as such or any statutory authority, board or corporation set up or established by government shall not be less than 2 days. किसी भी गवर्नमेंट आधारित हो अब तक नोटिस 2 दिन की देते जाए, देंगे 2 दिन का नोटिस, ज्यादा से ज्यादा 7 डेज का नोटिस, 7 डेज
भाई ये नोटिस कब होगा? ये सरकारी इदारों की बात है। जब भी किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ आप स्टे लेने जाते हैं नॉर्मल कौन नोटिस पहले नोटिस करते हैं कुछ स्टे जारी सरकार को कम से कम 2 दिन का नोटिस ज्यादा से ज्यादा 7 पॉइंट्स जो Order 39 rule 4 order for injunction may be discharged, varied or set aside. किसी को भी आरसी स्टे मिला होगा, किसी को भी आरसी स्टे मिला हुआ है तो उसको डिस्चार्ज करवाने के लिए, डिसमिस करवाने के लिए, सेट असाइड करवाने के लिए आपके पास जो रेफरी है वो ऑर्डर 39 की रूल 4 की आरसी स्टे किसी को मिला, फॉर एग्जांपल इसको आरसी स्टे मिला, ओनर कहता है ये जो गलत मिला मैं तो इसको चैलेंज करूं, कैसे करें? ऑर्डर 39 उसको ऑर्डर 39 के रूल 1 के तहत स्टे मिला, आप रूल 4 के तहत जाकर एप्लीकेशन देके सारे ओके समझ आ गई? रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ An order for an injection may be discharged or varied or set aside by the court on an application hereby made thereto by any party dissatisfied with such order. वो पार्टी जो उस ऑर्डर से satisfied नहीं है वो क्या कर सकती है? वो set aside करवा सकती है। रूल नंबर 4A पर क्या करते हैं? Injunction to cease to be enforced after certain period. An injunction granted by a court in a suit. यानी कि जब मामलात में अदालत ने कुछ जारी किया होता है, अगर कोई प्रोसीडिंग ना हो तो साल बाद पूरी खत्म, ठीक है? Injunction to corporation binding on its officers. An injunction directed to a corporation is binding not only on the corporation itself but also on all members and officers of the corporation. यानी आप किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ स्टे लेते हैं तो सिर्फ उस डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है, उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ भी। फॉर एग्जांपल आजकल सबसे बड़ा इदारा हमें कौन सा लग रहा है? चोरों के लिए चोर थोड़े बावड़ा क्या कहती है? टिकट काटने आ जाते हैं, आप बावड़ा के नाम स्टे लगवा कर, स्टे का मतलब ये है कि बावड़ा के तमाम एम्प्लॉय स्टे को मानने के लिए आओ। Injunction to corporation binding on its officers. Injunction का मतलब ये नहीं गांधी वार्ता की बिल्डिंग के खिलाफ के जितने भी मुलाजिम हैं तमाम। ओके, अब इसका सेटअप है इंटरलोकेटरी ऑर्डर। क्या है? इसको कहते हैं दरमियाना ऑर्डर। और एग्जांपल दो पार्टियों के दरमियान फटाफट इसलिए आपकी खड्डे में ड्रेन फसल खराब है, ये केस दोनों में से कोई भी पार्टी अदालत को नोटिस देती है कि एप्लीकेशन देती है माय लॉर्ड, जब तक ये मसला हल नहीं होता हमें ये फसल एक बार सेल कर देंगे ताकि इसको जाया होने से बचाएं। इस ऑर्डर को कहते हैं, चाहे पैसे अदालत के रखें लेकिन सेल करने के लिए। पावर ऑर्डर इंटरम सेल, हर चीज के टाइटल में उसका मतलब छुपा हुआ। The court may, on the application of any party to the suit, order to sale by any person named in such order and in such manner and on such terms as it thinks fit. यानी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके मुताल्लिक कोई डिस्प्यूट पड़ा on the application of any party, अदालत को ये एप्लीकेशन भेजी जाती है कि अदालत जिसके चाहे नाम पे एक दफा सेल करने का ऑर्डर पास कर ताकि इसको जाया होने से ये नुकसान से तो अदालत को टर्म कंडीशन मुनासिब लगती है उसके मुताबिक डिटेंशन, preservation, inspection of subject matter of suit. The court may, on the application of any party to suit on such terms as it thinks fit. यानी अदालत को कोई भी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है इस प्रॉपर्टी की डिटेंशन यानी इसकी देखभाल, इसकी कब्जा, इसकी मुआयने की हमें इजाजत दी जाए या इसमें एंटर होने की हमें इजाजत दी जाए या इस प्रॉपर्टी की डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन हमें दी जाए ताकि हम इससे एविडेंस कलेक्ट कर सकें या इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें।
कोई भी पार्टी एप्लीकेशन में से बाकी वो अदालत Rule 8. Application for such orders to be after notice. An application by the plaintiff for an order under Rule 6(7) may be made after notice to defendant at any time after institution of the suit. An application by the defendant for a like order may be made after notice to the plaintiff at any time after appearance. यानी अगर मुद्दई उसने कोई दावा दायर किया, वो रूल 6 के मुताबिक ऑर्डर मांगता है या रूल 7 के मुताबिक ऑर्डर मांगता है, तब तक ऑर्डर पास नहीं होगा जब तक मुद्दा को नोटिस। अगर डिफेंडेंट यानी मुद्दा केस दायर होने के बाद एप्लीकेशन देता है मुझे ऑर्डर 6 रूल 7 के तहत ऑर्डर पास कर दिया जाए मेरे आगे, तो तब तक उसने ऑर्डर उस एप्लीकेशन ऑर्डर पास नहीं होगा जब तक मुद्दई को नोटिस नहीं। समझ आ रही है? When party may be so put in immediate possession of land, the subject matter of suit. Where land paying revenue to government or a deed of liable to sale is subject matter of the suit. यानी कोई गवर्नमेंट की जमीन है जिसके मुताबिक गवर्नमेंट को सालाना कोई रेवेन्यू जा रहा है, मसला ये है कि इसका कब्जा किसको दे। दो पार्टी में ये भी पार्टी बन गई, वो भी एप्लीकेशन पार्टी बन गया, अब हम सच ये डिफॉल्टर हो, ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू सालाना नहीं जमा कर जो देना चाहिए था उसका कराया, ये वो पट्टा जमा नहीं कर। इतने में राफेल कहता है मैं पैसे भी देने को तैयार हूं, मैं इसके लिए फर्दर गारंटी भी देने को तैयार हूं, जिसको बेचती अमाउंट कहते हैं एडवांस और मजीद एडवांस देने को तैयार अगर इमीडिएट पोजीशन मेरे हाथ में होती है तो तब वो बना सकेंगे। ओके, रूल 10 डिपॉजिट ऑफ मनी इन कोर्ट where the subject matter of a suit is money or some other thing capable of delivery and any party thereto admits that he holds such money or other thing as a trustee for another party or that it belongs to or is due to another party, the court may order the same to be deposited in court or delivered to such last name party with or without surety subject to further direction of the court. यानी अगर पैसों के मुताबिक कोई मामला अदालत में चल रहा था, अदालत कहती है वो पैसे अदालत में जमा अदालत ताकि अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक आगे किसी के पास अगर मुद्दई कोई डिफेंडेंट को देना तो अदालत में जमा करवाए, अदालत अपने रिकॉर्ड में नोट करे, फिर डिफेंडेंट के हैंड। अगर डिफेंडेंट ने कोई चीज मुद्दई को देनी तो अदालत में आप जमा होगी, अदालत आगे मुद्दई को चीज हैंड ओवर। ठीक है, ये था हमारा ऑर्डर यानी टेम्परेरी इंजेक्शन और इंटरप्रिटेटिव ऑर्डर। इसके रूल कितने हैं? सीधे हमारे ऑर्डर रह गए दो, ऑर्डर 41 पढ़ाने से पहले मैं आपको 43 पढ़ा दूं। आप ये क्या करते ये सोचते हैं 41 का टाइटल पढ़े, अपील फ्रॉम जुडिशियल डिग्री क्या है, इसको और सिंपल कर अपील फ्रॉम या अपील अगेंस्ट जुडिशियल डिग्री, यानी जो भी डिग्री बाज़ाब्ता अदालत ने पास की है उसके खिलाफ जो अपील होती है वो ऑर्डर 41 के तहत होती है। और इसको जो सेक्शन डील करता है वो 96 डील, कौन सा सेक्शन? 96। अब ऑर्डर 43 की टाइटल लाइन पढ़ो, अपील अगेंस्ट आप इसको ऑर्डर डील करता है 43 और इसको सेक्शन डील करता है 104 डील। कोई भी चलते हुए केस में ऑर्डर पास होता है, फॉर एग्जांपल एक केस करते हैं
पहली पेशी पर दूसरी पेशी पर स्टे जारी है, बी के खिलाफ स्टे जारी है। बी कहता है ये जो ऑर्डर पास हुआ मैं इसके खिलाफ अपील के जाऊँ, उस ऑर्डर को जो अपील करता है वो अपील अगेंस्ट ऑर्डर। चलते हुए केस के दरमियान कोई भी जो ऑर्डर पास होता है अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है आप उसके अगेंस्ट अपील ऑर्डर 43 के तहत कर सकते। ओके, अब ऑर्डर 43 है क्या, तो पता करके इसको पढ़। ऑर्डर 43 बेसिकली है अपील अगेंस्ट ऑर्डर। इसके 4 रूल हैं, कितने 4 रूल है। और कोई भी अपील का फैसला तब तक नहीं होगा जब तक उसकी पार्टी को सुना नहीं जाए। इसके अलावा इतनी बात इसकी ऑर्डर 43 अपील अगेंस्ट ऑर्डर, इसके 4 रूल है, ठीक है। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, ये वो ऑर्डर है जिनके खिलाफ अपील हो सकती है। कोई लंबी तकलीफ है ना आप याद करें ना। रूल 2 कहता है इसका किसको डील करता है, प्रोसीजर। रूल 2 ऑर्डर 41 शैल अप्लाई, यानी प्रोसीजर कौन सा अप्लाई होगा, ऑर्डर 41 वाला। रूल 3 नोटिस बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ अपील, where an appeal against an order is preferred during the pendency of the suit, the appellant shall before presenting the appeal give notice of such appeal to the respondent or his advocate। यानी जो केस अभी चल रहा है उस ऑर्डर के खिलाफ आपने अपील करनी है तो आपसे पहले नोटिस देना, वह मैं इसके खिलाफ अपील करने जा रहा हूँ। रूल 4 एप्लीकेशन ऑफ रूल 3, द प्रोविजन ऑफ रूल 3 शैल प्रेजेंटेड अप्लाई, यानी वही बात जब भी सुनी जाएगी क्या उसके खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ अपील आएगी दूसरी पार्टी को नोटिस है, इतनी सी बात। सिंपल फिर कर दो, ऑर्डर 43 है अपील अगेंस्ट ऑर्डर, 4 रूल है, प्रोसीजर इस पर अप्लाई होगा ऑर्डर 41 वाला, ठीक है। और अपील दायर करते हुए दूसरी पार्टी को नोटिस लाजमी। ओके, 41 पर 41 है अपील फ्रॉम ओरिजिनलिटी, क्या है, व्हाट टू अकम्पनी मेमोरेंडम, फॉर्म ऑफ अपील रूल 1 कहता है। थोड़ा सा अपील कैसी, व्हाट टू अकम्पनी मेमोरेंडम, अपील के साथ क्या होगा। Every appeal shall be preferred in the form of memorandum, कोई भी अपील होगी वो मुसद्दे की शक्ल में हो, पिटीशन की शक्ल में भरी हो। जैसे ही पिटीशन तैयार होती है वैसे ही अपील तैयार हो। मेमोरेंडम साइंड बाय द अपीलेंट और हिज प्लीडर, और अपील करनेदा और उसके वकील की तरफ से साइन शुदा हो। Or to the court or to such officer as appointed in this behalf, the memorandum shall be accompanied by a copy of decree appeal from and of the judgment on which it is founded। और उसके अलावा क्या है, अपील के साथ वो नीचे वाली अदालत का फैसला लगा होगा जिसके अगेंस्ट ऊपर अपील में आ रहे, नीचे कोई डिग्री पास हुई है तो ऊपर उसके खिलाफ अपील में आए। रूल 1 कहता है अपील मुसद्दे या पिटीशन की शक्ल में होगी, अपील करंदा अपीलांट और उसके वकील की तरफ से साइन शुदा, और जो अपील को रिसीव करेगा उसके साइन उस पर होगा, और साथ नीचे वाली अदालत का ऑर्डर लगा हो। Contents of memorandum, the memorandum shall set forth concisely under distinct heads the grounds of objection to the decree appealed with from without any argument। आप जब हम पढ़ते हैं रूल ऑर्डर 6 बताता है pleading state material facts not evidence। ऑर्डर 6 निकाल ले, उसका रूल 2 पढ़े, उसमें ये लिखा होता है कि जब प्लीडिंग दायर करते हैं यानी दावा या जवाब दावा दायर करते हैं वो सिर्फ उसमें मटीरियल लिखते हैं, मटीरियल फैक्ट्स, किस मुद्दे पे केस दायर किया जाए, नॉट द एविडेंस। इसी तरह रूल 1 के सेकंड पैरे में ये कहा गया 2 में
Contents of memorandum. Memorandum इंतहाई precise, मुख्तसर, simple, para-wise, heading-wise, contain the ground objection, but not the arguments. लेकिन उसके साथ argument नहीं. Rules to ground which may be taken in appeal. अपील में कौन सी grounds ली जाए? The appellant shall not accept by leave of the court much or be heard in court of any ground of objection not set forth in the memorandum. यानी आप जब बहस करेंगे अपील में, जो ग्राउंड्स आपने अपील में नहीं लिखी है उन पर आप बहस नहीं कर सकते. अभी परसों की बात है, जैसे सुल्तान तरमीम की मैं कोर्ट में पेश हुआ, एक वकील साहब ने ग्राउंड बोल दी आर्गुमेंट, जैसा कहते हैं अपनी पिटीशन पर, पूरी पिटीशन में कहीं ये ग्राउंड आपने ली, कहता है ये वो एज पर लॉ अलाउ ही नहीं किया चीज पर बोलना जो आपने लिखी है. आपकी पिटीशन कुछ और कह रही है, आपका यहाँ पे उनको ये कहते हैं कि आपने वही ग्राउंड पर बहस करनी है जो आपने अपनी अपील में लिखी. अगर उसके अलावा बोलना है तो पहले कोर्ट से परमिशन लेना हो, चाहे वर्बल ले ले चाहे फिर ले. आप बाउंड है अपनी ग्राउंड के अंदर रह के बहस कर रहे हैं. प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट रेस्ट इट्स डिसीजन ऑन एनी अदर ग्राउंड unless the party who may be affected thereby has a sufficient opportunity of contesting the case. लेकिन साथ ये भी कहा गया, but the appellate court in deciding the appeal shall not be confined to the grounds of objection. लेकिन कोर्ट का फैसला करते वक्त तुम ग्राउंड पर बाउंड है नहीं. आप बहस करते वक्त ग्राउंड पर बाउंड है, अदालत फैसला करते वक्त उस ग्राउंड पर बाउंड है. लेकिन इसके बावजूद अदालत फैसला केस के अंदर रहते हुए करे. Rejection or amendment of memorandum. Where the memorandum of the appeal is not drawn upon in manner herein before prescribed. कानून ये कहता है रूल 3 के मुताबिक कि अगर आपने अपील प्रॉपर लॉ के मुताबिक दायर नहीं की, कोई चीज लॉ का पॉइंट मिसिंग है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई साइन मिसिंग है, तो अदालत आपकी अपील रिजेक्ट भी कर सकती है या आपको ये कह सकती है कि इसको अमेंड कर मेमोरेंडम को अमेंड कर तब्दील कर. रूल 4 one or several plaintiffs or defendants may obtain reversal of whole decree where it proceed on from common to all. Where there are more plaintiff out there, more than defendant than one in a suit. जहाँ पे एक या एक से ज्यादा मुद्दई, एक या एक से ज्यादा मुद्दा है from common to all, लेकिन सबकी जो ग्राउंड है वो सबके लिए सेम हो. कोई एक बंदा भी जाकर पूरे फैसले को रिवर्स करवा सकता. और के खिलाफ 50 लोग हैं, आपके खिलाफ HCC का कोई फैसला एक जैसे सब से फैसला आ जाता है कि जी 7 चांस के बाद आप लॉ एंड देंगे. अब जितने लोगों का 7 चांस है तो चाहे उस फैसले को सारी अलग अलग से पार्टी बन के चैलेंज करें या उनमें से कोई एक चैलेंज कर दे या सारे एक ही पिटीशन में पार्टी बन के चैलेंज कर सकते, चाहे डिपेंडेंट है या प्रिंसिपल है. अगर उनको ऑब्जेक्टिव से में एक बंदा की सारी डिग्री की ऑर्डर को रिवर्स करवा सकता है तो सब डील करेगा. अब हमारे पास है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड एग्जीक्यूशन. ये पहला टॉपिक था इसका फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम. अभी के साथ क्या क्या. अब दूसरा पैरा इसका शुरू हो गया स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, यानी अगर नीचे वाले फैसले के खिलाफ ऊपर अपील में आए हैं तो नीचे वाली जो प्रोसीडिंग है उस पर क्या असर. रूल 5 पर stay by appellate court. An appeal shall not operate as a stay of proceeding under a decree or order appeal from except so far as the appellate court made order. खाली अपील फाइल करने से नीचे वाली प्रोसीडिंग नहीं होगी. आपके खिलाफ नीचे डिग्री हुई, आपने ऊपर आके अपील फाइल कर. नॉर्मली जो वकील करते हैं, अब वकील क्या करते हैं, पार्टी को फीस लेते हैं. अभी ऊपर वाली एप्पलेट कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया तो हम कहते हैं अपील दायर होगी, अपील दायर होगी, नीचे सारा काम रोक. क्या कहते हैं
An appeal shall not operate as a stay of proceeding. यानी उससे proceeding stay नहीं होगी. Shall not operate as a stay of proceeding. Under a decree or order appeal from, यानी खाली अपील दायर करने से. Except so far as the appellate court may order. यानी जब तक appellate court कोई order pass नहीं करे. Okay. Further इसी को. Nor shall execution of a decree be stayed. और ना नीचे वाली कोई एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग रुकेगी तब तक जब तक एपीलेट कोर्ट कोई ऑर्डर पास है नहीं. हमारा एक ऐसा केस था उसमें एग्जीक्यूशन में चल पड़े तो हमने अपनी दायर की एडीए पढ़ गई वो तोड़ने पे आता हम आगे हमने कहा कानून के खिलाफ हमारा अपील चल रही. उन्होंने सिर्फ एक बात एक साथ कोई स्पीकिंग ऑर्डर है आपके हक में एपीलेट कोर्ट ने कोई स्पीकिंग ऑर्डर पास किया हुआ लेकिन अगर अदालत प्रोसीडिंग स्टे करने के ऊपर ऑर्डर जारी कर देती स्टे जारी कर देती तो जब तक अपनी फैसला नहीं होगा सस्पेंड है. ठीक है स्टे बाय कोर्ट की बात है दिखती यानी एपीलेट कोर्ट क्या है किसी वाले अदालत को देती है राइट. नो बिल हमारे पास आ गई. तो रूल 6 पर security in cases of order for execution of decree appeal where an order is made for execution of a decree from which the appeal and appeal is pending. अब अदालत ने नीचे डिग्री पास की डिग्री पास हुई 6 लाख. एक बंदे ने केस किया कि मैंने फलां बंदे से 6 लाख लेना अदालत ने उसके हक में 6 लाख का केस पास जिसके खिलाफ कोई वो भागा अपील में ये 6 लाख की डिग्री के खिलाफ एग्जीक्यूशन नीचे इजरा फाइल हो. एग्जीक्यूशन को समझते हैं ना इजरा यानी उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है फैसले. एग्जीक्यूशन चल पड़ी आप कहते हैं रुकवाना चाहिए. जब आप रुकवाने गए इसमें अपील में अदालत ने कहा भाई 6 लाख रुपए चल के जमा हुआ था सिक्योरिटी. जब आप सिक्योरिटी जमा करवाएंगे तो आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे. The greater amount in the degree के अमाउंट rule number 7 है the order. Exercise of power in appeal from order made in execution of decree. The power conferred by rule 5(6) shall be exercised where an appeal may be and has been preferred not from the decree but from an order made in execution of such decree. यानी जो डिग्री के मुताबिक एक अदालत पावर इस्तेमाल करती है एग्जीक्यूशन के मुताबिक भी वही पावर इस्तेमाल ये नीचे वाले फैसले को रोक सकती है तो एग्जीक्यूशन को भी रोक. प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ क्लेम. अब यहाँ से रूल 9 से हम पढ़ेंगे कि एक अपील को रजिस्टर करने का दायर करने का क्या प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ ये लॉ भी पढ़ना चाहिए. अब इसका लॉ Registry of memorandum of appeal. Where a memorandum of appeal admitted the appellate court on the proper officer of that court shall endorse thereon on the date of presentation shall register the appeal in a book to be kept for that purpose. भाई देखिएगा ये अपील बने सारे डॉक्यूमेंट पूरे केस पर लॉ जो जैसे हम रूल 1 2 3 के मुताबिक पढ़ के हैं आप उसको अपील रजिस्ट्री में जाकर दायरगी ब्रांच में दायर करें. दायरगी वाले क्या करेंगे अपील को नंबर लगाकर उसमें भी साइन करेंगे और अपील के रजिस्टर में उसको दर्ज करेंगे. Appellate court may require appellant to furnish security for cost. The appellate court may in its discretion either before the respondent is called upon appear and answer or afterward on the application of the respondent demand from appellate security for the cost of appeal.
रूल 10 के मुताबिक कानून ये कहता है, कानून ये कहता है जब आपने अपील दायर की, रिस्पोंडेंट को बुलाने के लिए कुछ खर्चा, कुछ चार्जेस वगैरह वो मुद्दई ने जमा एपीलान ने जमा करवा दिया। अदालत की मर्जी है आपसे एक्सपेंसेस लेकर रिस्पोंडेंट को नोटिस करें, बिफोर नोटिस भी ले सकती है और आफ्टर नोटिस भी ले सकती है, और फिर आपको कहेगी कि जब तक मुचलका नहीं तो आपकी अपील नहीं सुनेगी। और अगर तो आप फॉरनर है, गैर मुल्की है, जिसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी कोई नहीं है और उसके खिलाफ कुछ फैसले आए हुए और उनकी अपील ऊपर गई हुई है, तब तक अदालत आपकी अपील नहीं सुनेगी जब तक आप लगकर छोटी अमाउंट जमा करें। Power to dismiss appeal without sending notice to court. The appellate court, after sending for the court, if it thinks fit suitable, and after fixing a day for hearing the appellate court, appellant or his pleader and hearing it accordingly, if he appeared on that day, they dismiss the appeal without sending notice to the court for the appeal. आपने अपील दायर की, अर्ली हियरिंग पर आपको दूसरी पार्टी को प्रीलिमिनरी स्टेज, इब्तिदाई स्टेज, पहली बहस की अदालत ने आपको इस मुद्दे को कान भाई आपकी अपील बनती थी। अगर इब्तिदाई बहस यानी हाउ टू डिस्मिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू कोर्ट, यानी बिना दूसरी पार्टियों को बुलाए, लोग कोर्ट को और दूसरी पार्टी को बुलाए अदालत आपके अपील कर सकते आप पॉइंट कोई समझ आई अपील। Further पढ़ो, if on the day fixed or any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called for hearing, the court may make an order that appeal be dismissed. और इसी में साथ ये कहा गया आपकी अपील लगी हुई थी और आप पेश नहीं, तो आपकी अपील भाई अगर पैरवी खारिज हो जाएगी, आप तीनों के बच्चे थोड़े ठीक है। क्या कहते हैं इस So next part. The dismissal of appeal under this rule shall be notified the court for both the degree the appeal. अगर अपील को 11 से खारिज होती है, इसके बाद अदालत को भी बताया जाए भाई आपके फैसले के खिलाफ पर अपील आई है। 12 डे फॉर हियरिंग अपील, अनलेस आफ्टर कोर्ट डिसमिस द अपील, अगर अदालत अपील को डिसमिस नहीं करे तो क्या होगा, सुन के दूसरी पार्टी नोटिस कर देगी, अगली डेट फिक्स कर देगी और दोनों पार्टी बुला लिया जाएगा तो भाई आप लोगों के खिलाफ अपील बात की है, फलां दिन को इतने बजे इस वक्त आपने अपील के लिए आना है, अगर नहीं आएंगे एक तरफा आपके खिलाफ नहीं जाएगा। ओके, 13 अपील कोर्ट टू गिव नोटिस टू कोर्ट फ्रॉम बोथ द डिग्री अपील फ्रॉम, उसके अलावा अपील वाली अदालत जो है एपीलेट कोर्ट जो है नीचे वाली अदालत को भी नोटिस भेजे भाई आपकी डिग्री के खिलाफ ऊपर अपील आ चुकी है, इसके ये जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है या रिकॉर्ड है हमारे हमें पहुंचाया जाए, और साथ ये भी कहती है अगर इस डिग्री का कोई रिकॉर्ड मेरी पार्टियों को भी चाहिए तो उनको भी देने के लिए आपको बात नंबर 13 Publication and service of notice of the day for hearing the appeal. The notice of day for under court where shall be fixed in the appellate court house and live notice shall be sent by the appellate court. यानी अदालत क्या कहती है वो 14 दिन वापस अगर हुई खारिज नहीं होती है और नई डेट पड़ जाती है तो appellate court खुद नोटिस भेजेगी, एक नोटिस अपनी अदालत में लगाए, एक लोअर कोर्ट में भेजेगी, एक रिस्पोंडेंट को भेजेगी भाई इतने बजे इस दिन आपकी अपील कहाँ अदालत में आप ना आए तो आप कैसे दे ये लिखा नहीं होता, तो मकसद यही होता है लेकिन ये साथ लिखा नहीं होता।
और साथ ये भी कहा है ठीक है सही। रूल 15 पढ़ते हैं। कंटेंट्स ऑफ नोटिस बड़ा मजे का बड़ा। नोटिस के कंटेंट में क्या लिखा होगा, यानी नोटिस में लिखा क्या होगा। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? चले जबरदस्त। Contents of notice. Notice to the respondent shall declare that if the note he does not appear in the report on the days of which the appeal will be heard next part. नोटिस में ये लिखा जाता है भाई आपके फैसले के खिलाफ ऊपर अपील आई है, अगर आप में से कोई पेश नहीं होगा तो उसके खिलाफ अपील एक तरफा सुनी जाए। रूल 16 राइट टू बिगन। राइट टू बिगन का मतलब है कि पहले बहस कौन स्टार्ट, पहले बहस स्टार्ट करता है एपिलॉन। अगर अपील एपिलॉन के बाद अदालत अपील खारिज नहीं करती तो फिर मौका दिया जाएगा रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट के बाद एपिलॉन फिर उस पर बहस करेगा। ओके रूल नंबर 17 डिसमिस ऑफ अपील फॉर एपिलॉन रिकॉर्ड where on the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called on for hearing and the court may take an order that the appeal is dismissed। यानी रूल 17 ये कहता है कि एपिलॉन की अपील लगी हुई थी, आवाज पड़ी, लेकिन एपिलॉन अपील में हाजिर नहीं थी, अदालत उसकी अपील है। हियरिंग अपील एक्सपर्ट, यानी अगर मुद्दई आया नहीं आया तो उसके खिलाफ एक तरफा अपील होनी है। Rule 18 dismissal of appeal where notice not served in consequences of appeal are failure to deposit cost। ये रूल पढ़ते हुए क्या आपको ऑर्डर 9 का रूल 2 याद नहीं आया? दोबारा टाइटल लाइन पर dismissal of appeal where notice not served in consequences of appeal are failure to deposit cost। यानी एपिलॉन्ट ने तलबी की कॉस्ट जमा करवानी थी नोटिस की, उसके ना जमा करवाने की वजह से नोटिस ही नहीं गए, समन ही नहीं हो। अदालत अपील खारिज कर सकती है भाई 10 करोड़ अपील लग रही थी आपने जल्दी नहीं करवाया, इसको इतला नहीं आपकी नेग्लिजेंस की वजह से। लेकिन अगर उसी दिन पर रिस्पोंडेंट आ जाता तो फिर डिसमिसल ऑर्डर पास नहीं है। और 19 रीएडमिशन ऑफ अपील डिसमिस फॉर डिफॉल्ट where an appeal is dismissed under 11 17 18। अगर कोई अपील 17 12 या 18 के तहत खारिज हुई है तो आप उसके लिए रेस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। How to adjourn the hearing and direct person appealing interested to be made for respondent। Order 41 Order 41 Rule 20 कौन सा रूल 20। अस्लाम 110 का कंसेप्ट पता है? ऑर्डर 1 रूल 10 का कंसेप्ट क्या है? 110 की एप्लीकेशन कब दी जाती है? हमजा 110 क्या है? उमर राफेल यानी जब कोई बंदा केस का कंसर्न पर्सन हो, उसका केस के साथ लिंक बन रहा हो और उसको केस का पार्टी ना बनाया। बात ये मतलब आप जानते हैं भाई, दो भाई मैंने दो बहने दो भाई, आप क्या करते हैं कि दो भाई एक बहन प्रॉपर्टी की तकसीम का दावा करते हैं कि हमारी जायदाद जो मालिक की है वो तकसीम की। एक बहन को आप पार्टी नहीं करते, आप जिसको पार्टी नहीं बनाएगा जब उसको पता चलता है कि मेरे मालिक की तो जायदाद तकसीम लेकिन उसका केस में नाम ही नहीं, वो अदालत को जाके 110 की एप्लीकेशन रेलिवेंट पर्सन से आर्गुमेंट के साथ मुझे भी पार्टी बनाया। अब रूल 20 कहता है ऑर्डर 41 का power to adjourn hearing and direct person appearing interested to be paid respondent। यानी जब केस चल रहा था नीचे तो 4 पार्टियां, जब अपील आई एक तो पार्टी जो मेन केस की थी वो किसी तो अदालत या तो खुद या किसी पार्टी के कहने पे केस की अगली डेट डाल देगी और साथ ही ऑर्डर करेगी कि ये जो पीछे पार्टियां थी इनको भी रिस्पॉन्डेंट बनना है। ओके
वहां पे ऑर्डर 1 और 110 कहते हैं। अपील में एक तरह की 110 ये है, अपील में अगर किसी का मेन केस के साथ स्टे था लेकिन अपील में वो पार्टी नहीं है, अगर अदालत खुद से भी उसको पार्टी बना सकती है या ऑन एप्लीकेशन भी बना सकती है। ओके, पॉइंट समझ आया? ऑनलाइन वाला पॉइंट क्लियर है? Rule 21. Rehearing on application of respondent against whom ex party decree made. अपील लगी रूल 17 के मुताबिक, रिस्पोंडेंट अपील में पेश की, उसके खिलाफ एक्स पार्टी सुनी, एक्स पार्टी फैसला करती है। आप अगर रिस्पोंडेंट हैं, आप किसी वजह से उस दिन पेश नहीं हो सकते तो आप उसकी रीहियरिंग के एप्लीकेशन दे सकते हैं। माय लॉर्ड, सुना जाए मैं बीमार था या इस वजह से, जिस वजह से मैं पेश नहीं हो सका, एक तरफा अपील का फैसला ना किया जाए, मुझे सुन के अगर अदालत आपकी एप्लीकेशन करती है, नेक्स्ट पार्टी को करके they did that. Rule 22. Upon hearing, respondent may be object to DB as if he had referred separate appeal. Any respondent thought he may not have the appeal from any part of the decree may not only support the decree on any of the grounds decided against him in the court below, but take any cross objection to the decree which he could have taken by way of appeal, provided he has filed such objection in the after court. 1 month. आप रिस्पोंडेंट है, आपने अपील को तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन किसी एक आदि डिग्री के ग्राउंड को चैलेंज कर, तो आपके पास भी वही इख्तियार है जो अपील फाइल करने, 1 महीने के अंदर अंदर आप ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे, उसी तरह सारी पार्टी को नोटिस होंगे, उसी तरह आप नीचे वाले फैसले को साथ लगाएंगे तो पिटीशन की शक्ल में ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे और एज पर प्रोसीडिंग आपके ऑब्जेक्शन पिटीशन को जीता जाएगा। ठीक है, महीने के बाद अगर करेंगे तो कोई कठिन है। रूल नंबर पढ़ते हैं 23, रिमांड ऑफ द केस बाय एपीलेट कोर्ट। क्या टॉपिक आया? रिमांड ऑफ केस, केस को रिमांड कर, रिमांड करने का मतलब होता है वापस ले लेना। क्या लिया था नए सिरे से इसको स्टार्ट, दोबारा उन्हीं पार्टी where the court from whom the decree and appeal is preferred has disposed of the suit upon a preliminary point and the decree is reversed in appeal. यानी जो डिग्री है उसको रिवर्स कर देते हैं, अपील रिमांड कर देते हैं, दोबारा ओके। रिमांड का पता चल गया। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो पहले डिस्कस नहीं होती, इसको अदालत कहती है दोबारा डिस्कस करते हैं। 23 power of appellate court, where the court from whom the decree and appeal is preferred has disposed of the case otherwise than an preliminary point and the decree is reversed in appeal and a retrial is considered necessary, the appellate court shall have the same power. यानी जैसे एक रिमांड की परमिशन भी है, इसी तरह रिट्रायल की भी प्रोविजन appellate court के पास सेम पावर है। 424 where evidence on record sufficient, appellate court may determine the case finally where the evidence upon the record is sufficient to enable the appellate court to pronounce judgment. यानी अगर अदालत appellate court के पास तमाम एविडेंस, तमाम फाइल, तमाम पार्टीज कंप्लीट है तो appellate court फैसला सुना सकता है। सफिशिएंट का मतलब काफी, अगर तमाम चीजें काफी है तो appellate court फैसला सुना सकता है। सुनने को 25 where appellate court may frame issues and refer them for trial court whose decree appeal from, where the court from whose the decree the appeal is preferred has omitted to frame any issue. यानी appellate court के पास किसी पॉइंट पर एक मुद्दा आ गया, पार्टी ने पॉइंट उठाया कि इस पॉइंट पर इशू फ्रेम नहीं हो, appellate court उस पर कोई भी इशू फ्रेम कर सकती है या दोबारा उस कोर्ट को कह सकती है भाई इन पॉइंट पर इशू फ्रेम करके और इन पर दोबारा एविडेंस
26. Finding that evidence to be put on record, objection to finding. Such evidence and findings shall be form part of the record in the suit, and either party may, either a time to be fixed by after court present a memorandum of objection to any finding. यानी जो चीज पॉइंट पर नए इशू फ्रेम हुए, नई एविडेंस हुई, अगर उसकी जो फाइंडिंग है उसकी फाइल का हिस्सा होगा, उन फाइंडिंग पर अगर किसी पार्टी को एतराज है तो वो ऑब्जेक्शन पिटीशन उस पर दायर कर सकता है। Production of additional evidence in appellate court. The parties to an appeal shall not be entitled. ये जो अपील की पार्टीज है appellate court पर वो additional evidence नहीं दे सकती, shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, चाहे वो जुबानी हो चाहे तहरीरी। But if, लेकिन the court from whom the degree the appeal is preferred has refused to admit evidence, लेकिन अगर नीचे वाली अदालत ने कुछ एविडेंस रिकॉर्ड करना से इनकार किया या भूल गई, उन पॉइंट्स पर एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, तो अदालत खुद भी कर सकती है, अदालत को भी कह सकती है नीचे वाली। मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंस 28 कहता है कि एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसीजर है। Wherever additional evidence is allowed to be produced, the appellate court may either take such evidence or direct the court from whom the degree the appeal is preferred or any other subordinate court to take such evidence and to send it when the appellate court. यानी अदालत खुद भी additional evidence रिकॉर्ड कर सकती है, उसी अदालत को भी कह सकती है, उसी लेवल की अदालत किसी और अदालत को भी कह सकती है। यानी सिविल कोर्ट को खुद भी कर सकती है, या दूसरी किसी सिविल कोर्ट को कह सकती है, या उसी सिविल कोर्ट को भी कह सकती है जिसने वो फैसला दिया। 29. Points to be defined and recorded. Where additional evidence is directed or allowed to be taken, the appellate court shall specify the point to which the evidence is to be confined. यानी जिन पॉइंट पर एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, उन पॉइंट्स की फाइंडिंग सेपरेट हो, ताकि पता हो ये वो पॉइंट है जिन पर एडिशनल एविडेंस। 30 पर जजमेंट इन अपील, अपील की जो जजमेंट है वो कैसे है, ठीक है। Judgment when and where pronounced. The appellate court, after hearing the parties on their pleadings and referring to any part of the proceeding, whether on appeal or in the court from whom the degree the appeal is preferred, to which reference may be considered, necessary shall pronounce judgment in open court, either at once or the same for some future date, of which notice shall be given to the parties of their pleader. कानून ये कहता है अदालत अपील का फैसला कैसे सुनाएगी, अदालत अपील का फैसला ओपन कोर्ट में दोनों पार्टियों की बहस सुनने के बाद उसी दिन भी सुना सकती है, या कोई अगली डेट डाल देगी, फलां दिन को अपील का फैसला सुनाएगी। जैसे होता है ना, तो फैसला महफूज कर लिया, ये कोई। 31 कंटेंट्स डेट एंड सिग्नेचर ऑफ जजमेंट। जजमेंट में क्या लिखा हो, नंबर 1 द पॉइंट्स फॉर डिटरमिनेशन, कौन से पॉइंट डिटरमिन हुए, द डिसीजन देयरऑन, एक पॉइंट पर डिसीजन दिया गया, द रीजन फॉर डिसीजन, कौन सी वजह है फैसला देने की, and where the decree appeal from is reversed or where the date to which the appellant is indicted and shall at the time that it is pronounced, signed and dated by the judges. उसके बाद है कि क्या उसने रिलीफ मांगा था, क्या उसको रिलीफ ग्रांट किया गया, और फैसले के बाद जजेस के नीचे साइन। Rule 32. What judgment may direct? The judgment may be confirming, varying or reversing. जजमेंट किस तरह होती है अपील, फैसला 3 तरह का। पहला फैसला नीचे वाले फैसले को बरकरार रखना, यानी कंफर्म। दूसरा वेरिंग, या उस फैसले के अगेंस्ट फैसला। तीसरा रिवर्सिंग, फैसले को वापस। 3 फैसले होते हैं, दो और कुछ फैसला। 33 पावर ऑफ कोर्ट, तो appellate कोर्ट के पास पावर है कोई भी जजमेंट पास कर सकता है। 34 this sent to be recorded where the appeal is heard by both judges at that one,
Any judge dissenting from the judgment of the court shall state in writing the decision or order which he thinks should be passed on the appeal, and he may state his reason for the same. अगर एक या एक से ज्यादा जजेस ने फैसला किया है, एक से ज्यादा जजेस ने अपील सुनी और एक जज ने फैसला अक्सरियती फैसले के खिलाफ मेजॉरिटी के अगेंस्ट फैसला दिया, तो उसका भी फैसला जजमेंट में रिकॉर्ड हो और उसकी रीजन भी रिकॉर्ड होगी कि वो फैसला उसका के अगेंस्ट है क्यों। 35 date and contents of decree. The decree of appellate court shall be a date on which the judgment was pronounced. Decree shall contain the number of appeals made and description of appellant and respondent, clear specification of the relief granted or other adjudication made. The decree shall also state the amount of cost incurred in the appeal and by the home or out of the what property and in proportion such cost and cost in this suit are to be paid. The decree shall be signed and dated the judges of judge who pass this. Judgment में क्या लिखा है? Judgment में ये लिखा होगा इस कब फाइल हुआ, इसकी डिग्री कब फाइल हुआ, इस डिग्री के खिलाफ किसकी पार्टीज कौन, उन्होंने अपील कब फाइल की, अपील का नंबर क्या है, अपील में कौन सी पार्टीज थी, किन ग्राउंड पर पार्ट अपील का फैसला और कौन जज फैसले पर। 36 उसके बाद है जज डिसेंडिंग फ्रॉम जजमेंट, और जो जज का फैसला अक्सरियती राय से फैसला अगेंस्ट होगा उसके साइन नहीं होंगे, उसका नोट जरूर होगा जजमेंट, साइन नहीं। 36 copies of judgment and decree to be furnished party. Copies of judgment and decree in appeal shall be furnished to the party. यानी जो जजमेंट की कॉपी है दोनों पार्टियों को दी जाएगी। 37 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री टू बी सेंट कोर्ट होल डिक्री अपील इज फाउंड। उसके बाद एक सर्टिफाइड कॉपी उस अदालत को भी दी जाएगी जिसके फैसले के खिलाफ ऊपर अपील आई है। ये था आपका सीबीसी का क्वेश्चन। आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे ऑलरेडी, जैसे कि आपको मिल रहे हैं, ये लेक्चर भी मिल जाएगा। और कोशिश ये करनी है कि इसको पढ़ना है, पढ़ने के साथ सुनना है, सुनने के साथ लिखना है। जब तक लिखेंगे नहीं चीजें याद नहीं। ओके, मंडे को आप लोगों का टेस्ट और लाजमी टेस्ट